सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद। जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं 3D के अगले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन का। देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको वो 3 डायमेंशनल में चेंज करेंगे। देखो, हम लोग पढ़ेंगे क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो बच्चों, इक्वेशन जैसे जब भी हम किसी भी चीज की इक्वेशन निकालें तो उस इक्वेशन में कुछ ना कुछ वेरिएबल जरूर होते हैं। जैसे आपने 2D में, आपको याद होगा, आपने 2D में लाइन की इक्वेशन पढ़ी, x + y = 1। तो देखो x और y क्या है? वेरिएबल है। आपने 2D में सर्कल की इक्वेशन पढ़ी तो x और y क्या है? बोलो, वेरिएबल है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता सर्कल की इक्वेशन पढ़ी हो तो ये z क्या है? वेरिएबल है कॉम्प्लेक्स नंबर में। मतलब जब भी आप कोई इक्वेशन निकालते हैं तो उस इक्वेशन में कुछ ना कुछ वेरिएबल जरूर होते हैं। और वो वेरिएबल होते क्या हैं? जैसे कि मान लो आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी, मान लो आपने कहा ये सर्कल है तो ये इसका रेडियस r है। तो ये जो x और y वेरिएबल है ना, x और y, ये x और y क्या होता है? एक्चुअली ये x और y इस सर्कल पर लाई करने वाला कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है। x और y क्या है? इस सर्कल पर लाई करने वाले किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y, है ना? समझो ध्यान से। तो जो वेरिएबल होते हैं वो उस पर लाई करने वाले किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा 2D में, है ना? 2D में जैसे कि मान लो आप y = sin x पढ़ रहे हैं तो ये y = sin x फंक्शन है। अब y = sin x का देखो ग्राफ ऐसे कुछ होता है। अब मैं तुमसे पूछूं x और y क्या है, तो x और y इस ग्राफ पर लाई करने वाला कोई भी जनरल पॉइंट है। कोई भी जनरल पॉइंट x और y हो सकता है। तो इसीलिए दुनिया की हर इक्वेशन में कोई ना कोई वेरिएबल जरूर होता है। तो देखो, सबसे पहले हम जो इक्वेशन निकालेंगे वो वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, मैंने बताया बेटा 3D जो है बिना वेक्टर के नहीं चलता। हर समय यहाँ पर वेक्टर और 3D, वेक्टर 3D दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ ना कुछ वेरिएबल चाहिए। तो देखो क्या होता है, कुछ चीजें दी जाएंगी। जैसे कि मान लो आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है 2D में, तो उसका सेंटर मालूम होना चाहिए, रेडियस मालूम होना चाहिए, तभी आप सर्कल का इक्वेशन निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लो 2D में आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं तो पॉइंट मालूम हो, स्लोप मालूम है, और भी कई चीजें हैं। तो किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए और कुछ वेरिएबल होते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है। तो जैसे मान लिया मैंने कहा ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमें चाहिए वेक्टर फॉर्म में, और इस लाइन पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये है ए वेक्टर, और ये मालूम है, मतलब दिया गया है। ओ पॉइंट कहीं होगा तो ओ ए वेक्टर देखो हमको दिया गया है, मतलब ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है, ये बी वेक्टर दिया गया है। तो बी वेक्टर क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया एनी वेक्टर पैरेलल टू लाइन, और ये भी गिवन है। मतलब एक पॉइंट उस लाइन पर, हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए है। तो कुछ चीजें गिवन होनी चाहिए भाई, बिना गिवन के कैसे निकलेगा? कुछ ना कुछ तो मालूमात होनी चाहिए ना जिस चीज को निकालना है। भाई आपको किसी को सर्च करना है, आप फेसबुक पे आपके पुराने दोस्त को ढूंढना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए ना, वो कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से लिखा है, उसका क्या नाम है। ठीक है ना? वही चीज़ें हैं। तो वही यहाँ पर भी है कि भाई हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो कुछ चीज़ें मालूम है, कुछ अननोन रहेंगे। देखो जैसे अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया, ये एक जनरल पॉइंट है।
P क्या है? जनरल पॉइंट लाइन पर। और इस P का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने R वेक्टर मान लिया। ये हमारा क्या है? वेरिएबल। R वेक्टर क्या हो गया बोलो? R वेक्टर हो गया वेरिएबल। भाई कुछ ना कुछ वेरिएबल होना चाहिए। तो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, ये हो गया वेरिएबल। इसको इससे मिला दिया, मतलब ये P पॉइंट कहीं भी जा सकता है। अब हम R में और A में और B में एक रिलेशन निकालेंगे, वही इसका इक्वेशन होगा। हर बार ऐसा ही होता है, जनरल पॉइंट में और दी गई चीज़ों में जो आप रिलेशन निकाल लेते हैं ना, वही इसका इक्वेशन हो जाता है। हर जगह ऐसा ही होता है। तो आप R वेक्टर में, A में और B में, देखो A और B हमको दिया गया, A दिया गया, B दिया गया। A क्या है? लाइन पर लाई करने वाले किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और B वेक्टर क्या है? लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर। तो A वेक्टर दिया, B वेक्टर दिया, R वेक्टर आपने मान लिया। अब आप R में, A में, B में रिलेशन बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे रिलेशन समझो। देखो ये OAP में OP वेक्टर क्या होगा? OP वेक्टर होगा OA प्लस AP। बोलो OP वेक्टर क्या हो गया? R वेक्टर। OA क्या हो गया? A वेक्टर। और AP, देखो AP जो है ना, ये B वेक्टर के कोलिनियर है। तो इसका मतलब इसको हम M टाइम B लिख सकते हैं। AP वेक्टर क्या हो गया बोलो? B वेक्टर के कोलिनियर। तो AP वेक्टर को हम M इंटू B लिख सकते हैं। दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। देखो बेटा, वेक्टर का पढ़ा होना बहुत जरूरी है, बार बार मैं कह रहा हूँ। वेक्टर के बिना यहाँ समस्या होगी। वेक्टर का पूरा मेरा वीडियो सब पढ़ा हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट वेक्टर की है, एक बार उसको पढ़ लो 3D पढ़ने से पहले। वेक्टर की बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, है ना। ये क्या हो गया बोलो? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। देखो इसमें हमें A और B की वैल्यू रखनी होगी बस। R रहेगा, M मतलब कांस्टेंट है, वो कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं। M की जगह लैम्डा, म्यू, के, L, M, N, P, T अपना नाम या उसका नाम, किसी का नाम भी रख दो, ठीक है। R बराबर A प्लस M इंटू B, ये क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। समझ गए, है ना। इसमें A की और B की वैल्यू रखनी है बस केवल, बाकी सब R रहेगा। और M की जगह कोई कांस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन R को R ही मानेंगे, ध्यान रखना। R की जगह कुछ और मत ले लेना। हाँ, M कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट बदल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म इफ लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, I या पॉइंट है मान लो 1, -2, 3 एंड पैरेलल टू वेक्टर 3i - j प्लस k। इसके पैरेलल लाइन है और लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। तो देखो जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको i j k से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिल गया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास हो रही है। और ये देखो v वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है ना। तो इक्वेशन क्या हो गया? R बराबर A की जगह ये वैल्यू -2j प्लस 3k और प्लस M इंटू B वेक्टर, B की जगह देखो इसकी वैल्यू। तो ये हो गया बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन का आंसर हो गया R बराबर A प्लस M इंटू B। A की और B की वैल्यू रखनी है, M M रहेगा, R R रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। M की जगह हाँ कांस्टेंट बदल सकते हैं, T, K, L, M, N कुछ भी कर लो, लेकिन R हमेशा R ही रहेगा। लिखो इसको। तो ये बेटा वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। देखो इसको लिखो,
अब हम इसको एक्स वाई जेड में चेंज करेंगे। जो चीजें एक्स वाई जेड में होती हैं उसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो अब हम इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे, मतलब एक्स वाई जेड में हम लोग इसको बदलेंगे। अब देखो कैसे बदलेंगे, समझो। देखो अब देखो हम इसी का फाइंड करेंगे कार्टेशियन फॉर्म। देखो उसका तरीका क्या है, ये जो हमारा P पॉइंट है ना, P पॉइंट, इसको मान लेंगे एक्स वाई जेड फॉर एग्जाम्पल। और मान लो जो A पॉइंट है, A पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है, ये क्या है, ये जनरल पॉइंट है, ये हमारा जनरल पॉइंट है। और A है मान लो x1 y1 z1, ये क्या है बोलो, गिवन पॉइंट है इस लाइन पर। और B वेक्टर को मान लिया मैंने AI प्लस BJ प्लस CK, इसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर। मतलब ये जो है वो लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, देखो अब ये जो R वेक्टर हो गया ना, R वेक्टर, ये क्या है, OP वेक्टर, OP वेक्टर। क्योंकि देखो ये एक्स वाई जेड है तो इसी का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है, अच्छा। और देखो ये जो A वेक्टर है, जो गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, OA वेक्टर, ये क्या है, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। ठीक है, और B वेक्टर देखो दिया गया है AI प्लस BJ और CK। ठीक है, देखो ये सारी वैल्यूज यहां रखो, सारी वैल्यूज यहां रखो, तो क्या हो गया बोलो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप बराबर A की वैल्यू रखो, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप और प्लस m इंटू बी की वैल्यू रखो, AI प्लस BJ प्लस CK। देखो अब एक काम करो, देखो क्या, दोनों तरफ मैंने बताया था कि आई जे के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। देखो आई का कोफिशिएंट क्या है, इधर है x और इधर क्या हुआ, देखो x1 प्लस MA, ये हो गया आई का कोफिशिएंट। जे का कोफिशिएंट देखो क्या है, इधर हो गया y और इधर क्या हो गया बोलो, y1 प्लस MB। और देखो k का कोफिशिएंट, इधर क्या हो गया z और इधर क्या हो गया z1 प्लस MC। अब देखो जैसे यहां से m की वैल्यू निकालो तो x माइनस x1 अपॉन a, और यहां से m निकालो तो y माइनस y1 अपॉन b, और यहां से m निकालो तो z माइनस z1 अपॉन c, और तीनों जगह से m को बराबर कर दो। तो देखो तीनों जगह से अगर हम m को बराबर कर दें बेटा, तो देखो ये मिलेगा, इधर से m, इधर से तीनों जगह से m को बराबर कर दो तो क्या मिल जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये आ गया हमारा लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में। अब इसको डायरेक्ट याद रखना है, x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है, और ए बी सी पैरेलल वेक्टर के dr है, यानी कि लाइन के dr, क्योंकि लाइन के dr मतलब उसके पैरेलल किसी वेक्टर के dr। मैंने बताया था लाइन के dr का मतलब यही होता है कि उसके पैरेलल किसी भी वेक्टर के dr। तो ए बी सी क्या है बेटा, लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो, यानी कि लाइन के डायरेक्शन रेशो। और मैंने बताया था कि मैथ्स के किसी भी फार्मूले में ए बी सी की जगह पर एल एम एन हो सकता है। याद करो, याद करो, वो दिन तुमने कहा था, भूलेंगे नहीं, कसमें खाई थी बहुत बड़ी बड़ी।
तुमने वादे तोड़ दिए, कस्में तोड़ दी, तुम वादा भूल गए। तो ए बी सी की जगह एल एम एन हो सकता है। 3D के किसी भी फार्मूले में जहां पर ए बी सी मतलब डी आर आ रहा हो, उसकी जगह पर हम डी सी दैट मीन्स एल एम एन को ले सकते हैं। याद कर लो इस बात को हमेशा। तो मतलब लाइन का इक्वेशन r बराबर a प्लस एम इंटू बी होगा, और ये होगा। दो लाइन के इक्वेशन देखो यहां से पॉसिबल हैं। ठीक है, वेक्टर से कार्टेशियन में भी जा सकते हैं, कार्टेशियन से वेक्टर में भी जा सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो लिखो जरा, इसको ध्यान से बताता हूं मैं आपको कैसे भी। देखो मान लो ऐसे कहा गया क्वेश्चन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2i plus 3j minus k and parallel to vector 4i plus 3j plus 2k। ये है मान लो। तो हम समझ गए r बराबर क्या हो गया बोलो, a प्लस एम इंटू बी हो गया। a ये हो गया, a मतलब ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, और देखो पैरेलल वेक्टर देखो ये हो गया 4i प्लस 3j प्लस 2k। अब देखो अगर हमें यहां से कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो समझो, देखो ये जो पॉइंट होता है जहां से लाइन पास करती है ना, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। अगर हम वो पॉइंट निकालना चाहे तो क्या हो गया 2 3 -1, ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। देखो यहीं से 2 3 -1 आई जे के का कोफिशिएंट, ये पॉइंट होता है, ये पैरेलल वेक्टर होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, और ये क्या हो गया z1, x1 y1 z1। और देखो ये है पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर में ये 4 3 2 ये क्या बन गए, ये बन गए डी आर ऑफ लाइन, है ना। ए बी सी, जो हम ए बी सी की बात करते हैं ये वही है। तो हमेशा यहां से पॉइंट मिलेगा और यहां से आपको पैरेलल वेक्टर मिलेगा। हमेशा जब भी लाइन इस फॉर्म में होगी r बराबर a प्लस एम इंटू बी फॉर्म में, तो यहां से वो पॉइंट मिलेगा, यहां से पैरेलल वेक्टर मिलेगा। अब समझो लाइन का इक्वेशन क्या था, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी लाइन का इक्वेशन था। तो बस वैल्यू पुट करनी है, x1 y1 z1, x माइनस 2 यानी कि 4, y माइनस 3 यानी कि 3, देखो b 3 है, z प्लस 1 अपॉन सी कितना है 2, z1 कितना है -1। तो देखो ये हो गया लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये हो गया लाइन का इक्वेशन बेटा कार्टेशियन फॉर्म में। तो आप वेक्टर से डायरेक्ट कार्टेशियन में जा सकते हैं, हमेशा ध्यान रखो। जैसे अगर ये वेक्टर इक्वेशन दिया होता, मान लो ये इक्वेशन दिया है ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया और ये पैरेलल वेक्टर हो गया। इस पॉइंट से मिल जाएगा x1 y1 z1 और इससे मिल जाएगा abc। तो x1 y1 z1 और abc मिलने का मतलब कार्टेशियन फॉर्म हो गई। और हाँ उल्टा भी जा सकते हैं, जैसा कि मान लो फॉर एग्जांपल समझो ऐसे दिया जाता 2x माइनस 1/3 1 माइनस y/2 बराबर z/4। मान लो ये लाइन का इक्वेशन दिया जाए। देखो ध्यान दो, लाइन का इक्वेशन x y z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। ध्यान दो यहाँ पर x y z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, देखो कब आएगा 2 से डिवाइड करो ऊपर नीचे, तो देखो ये आया। यहाँ भी देखो y का कोफिशिएंट -1 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर करो, माइनस से नीचे z/4, ये ठीक है ना।
तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर देखो ये स्टैंडर्ड है। अब देखो यहाँ से अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लाना है, अगर हम इसको चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में लाना, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? देखो ये पॉइंट हुआ, पॉइंट क्या हुआ? 1/2 तो 1/2 देखो ये पॉइंट हुआ, यानी कि ये पॉइंट हो गया, इससे हमें ये वेक्टर मिलेगा इस पॉइंट से, ठीक है। और ये देखो 3/2 और -2 और 4, इससे हमें मिलेगा ये पैरेलल वेक्टर, क्योंकि ये वो पॉइंट है। तो देखो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? R बराबर ए मतलब इसमें आई जे के से मल्टीप्लाई करो, आई जे और के, और m इंटू देखो ये पैरेलल वेक्टर 3/2 आई कैप -2j कैप +4k कैप। तो देखो ये हो गया R बराबर a + mb, है ना, R बराबर a + mb। ये हो गया a वेक्टर, देखो इस पॉइंट से मिला, 1/2 से मिला, क्या बोलो? a वेक्टर। और ये देखो इससे मिला पैरेलल वेक्टर, देखो नीचे ना इससे। लेकिन लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब x y z के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए। तो ध्यान दो, मतलब वेक्टर से हम कार्टेशियन में जा सकते हैं और कार्टेशियन से हम वेक्टर में भी आ सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीकों से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा हमको ध्यान देनी और समझनी चाहिए कि भाई क्या पॉइंट है और क्या पैरेलल वेक्टर है ना। देखो जैसे ये क्वेश्चन था तो ये पॉइंट था, पॉइंट का मतलब देखो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 3 -1, देखो ये कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट के, और ये वेक्टर है तो ये क्या हो गया? 4 3 2, ये क्या हो गया? ABC हो गया। देखो एक बात और इम्पोर्टेंट समझो जरा ध्यान से, इसको लिखो, पहले इसको लिखो जरा ध्यान से, बात को समझो, एक बहुत इम्पोर्टेंट। तुम तारा तुम तारा तुम तरम तरम, दुनिया के हैं लाख करम पर अपना एक करम, चना जोर गरम, चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मजेदार, और चना जोर गरम, मेरा चना बना है आला इसमें। देखो एक बात जरा बहुत इंपॉर्टेंट समझो सब बच्चे। देखो जैसे ये पॉइंट है तो पॉइंट का मतलब ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। मान लो ये OA वेक्टर है, क्या है बोलो? 2i 3j - का k। मान लो ये किसी का पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब A पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये A पॉइंट है और ये O है, तो ये OA वेक्टर है, A का पोजीशन वेक्टर है, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो IJK के कोफिशिएंट हैं ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बता रहे हैं। और ध्यान रखो यही 2 3 -1 ये वेक्टर OA के DR भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई पोजीशन वेक्टर दिया गया है किसी पॉइंट का, अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है तो IJK के जो कोफिशिएंट होते हैं वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताते हैं, और वही कोफिशिएंट उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को भी बताते हैं। समझो ध्यान से, ठीक है। अगर हमें कोई पोजीशन वेक्टर दिया गया तो IJK के कोफिशिएंट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ही बताते हैं, और वही कोफिशिएंट उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को भी बताते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई जनरल वेक्टर दिया गया, मान लो AB वेक्टर है, और मान लो AB वेक्टर ये है 4i + 2j - 3k। अब ये किसी का पोजीशन वेक्टर तो नहीं है, कोई जनरल वेक्टर है,
तो इसमें जो आई जे के कोफिशिएंट हैं ये इसके डी आर होंगे, किसके, ए बी के। ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है, है ना। तो मतलब अगर कोई जनरल वेक्टर है तो वो उसके डी आर को बताएगा, किसी के कोऑर्डिनेट को नहीं बताएगा। और अगर वो पोजीशन वेक्टर है तो वहां से दो फायदे होते हैं, एक तो हम ए का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और दूसरा यही चीज इस वेक्टर के डी आर भी होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और यहां पर केवल डी आर, क्योंकि ये किसी का पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है, ये केवल और केवल क्या है बोलो, डायरेक्शन रेशियो है। बात समझे ना, लिखो जल्दी ध्यान से इसको। मेरा चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला, चना जोर गरम। मेरा चना खा गया गोरा, खा के बन गया तगड़ा घोड़ा, मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा, मार के तंगड़ी उसको तोड़ा, चना जोर। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे कि मान लो अगर एक पॉइंट ए दिया जाए, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और एक पॉइंट बी दिया जाए, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो हम ये ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। हमने बहुत बार निकाला है, देखो पहले भी। ए बी वेक्टर क्या होगा बोलो, ओ बी माइनस ओ ए। वेक्टर में हमने बहुत बार किया है इसको, ठीक है बच्चों। देखो बार बार बेटा मैं कह रहा हूँ वेक्टर पहले पढ़ लो, क्योंकि वेक्टर के बिना यहाँ बहुत सी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि एक्चुअली ये पूरा टॉपिक ही वेक्टर एंड 3D है, मिला जुला है। वैसे ही जैसे एक आत्मा दो शरीर, इनको अलग नहीं किया जा सकता, इनको जुदा नहीं किया जा सकता, बहुत मिले हैं आपस में ये। अच्छा तो देखो इस बी के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। और देखो a के भी कोऑर्डिनेट मालूम है, क्या कोऑर्डिनेट है बोलो, x1 y1 z1, तो इसका भी पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, बोलो क्या, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ठीक, अब देखो ऐसे किया, i ब्रैकेट में x2 माइनस x1, j ब्रैकेट में y2 माइनस y1 और k ब्रैकेट में z2 माइनस z1। अब देखो ये जो i j k के कोफिशिएंट हैं ये क्या बताएंगे, डी आर, किसके डी आर, ए बी वेक्टर के। तो ये क्या हो गए, ए बी वेक्टर के डी आर क्या हो गए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये ए बी वेक्टर के डी आर हो गए, मतलब डायरेक्शन रेशियो हो गए। अच्छा अगर हमें समझो ध्यान से, ए बी वेक्टर है, अगर हमें ए बी लाइन का डी आर चाहिए होता तो वो भी यही होता। जैसे मान लो ए बी लाइन की बात करें, तो ए बी लाइन के डी आर क्या हो गए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। या उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइन में माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ए बी भी ले सकते हैं और बी ए भी ले सकते हैं, लाइन में दोनों चीजें पॉसिबल हैं। भाई लाइन के पास कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, आप चाहे ए बी वेक्टर ले लो चाहे बी ए वेक्टर ले लो, तो लाइन के डी आर उल्टा भी हो सकते हैं। लेकिन वेक्टर में ध्यान रखना उल्टा नहीं करेंगे, वेक्टर के डी आर केवल यही है, ए बी वेक्टर के, ए बी वेक्टर के। हाँ बी ए करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, ए बी के डी आर ये हैं और बी ए के डी आर ये होंगे। बी ए के डी आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 हो जाएगा बी ए के डी आर। और जबकि ए बी के डी आर ये हैं, और लाइन में दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बात समझे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर दो पॉइंट से पास होने वाली कोई लाइन है तो उसके डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। अगर कोई लाइन दो पॉइंट, जैसे कि आपको याद होगा दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का हम स्लोप निकाला करते थे 2D में। देखो मैंने बताया था जो काम 2D में
स्लोप करता है वही काम 3D में DR और DC करते हैं। क्योंकि 2D में एक्चुअली दो एक्सिस होते हैं, तो किसी भी एक्स एक्सिस से एंगल हम बता देते हैं। टेन थीटा क्या होता है, m बराबर टेन थीटा। थीटा क्या होता है वहाँ पर, एक्स एक्सिस से एंगल होता है। लेकिन 3D में तीन एक्सिस हैं, तो वो तीनों एक्सिस से एंगल बताने पड़ते हैं। किसी भी एक एक्सिस से एंगल बताना काफ़ी नहीं होता है ना, क्योंकि जैसे कि मान लो हमारा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब मैंने आपको 3D में एक्स एक्सिस से एंगल बता दिया। मान लो मैंने कहा एक्स एक्सिस से 45 का एंगल है, तो 45 का एंगल देखो लाइन को घुमाओगे तब भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। तो 45 के एंगल पर बहुत सी लाइनें हो सकती हैं 3D में। इसीलिए 3D में क्या होता है कि एक लाइन से एंगल बताना काफ़ी नहीं होता है, हमें एक्स वाई जेड तीनों से ही एंगल बताने पड़ते हैं, तब जा कर के काम चलता है 3D में। ध्यान दो इस बात पे, लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको। देखो फिर से हम एक और इक्वेशन ऑफ लाइन को पढ़ते हैं जरा। देखो क्या है ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ये पॉइंट्स क्या हैं बोलो, ये पॉइंट्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ये दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं जहां से लाइन पास हो रही है। जब भी वेक्टर में पॉइंट दिया जाए मतलब समझो उसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है, हमेशा ध्यान दो। तो मान लो ये लाइन अपने पास है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट से पास होती है, ये कहीं और रहा होगा, तो एक्चुअली ये है हमारा ओ ए वेक्टर और ये है हमारा ओ बी वेक्टर, है ना। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये दोनों बातें हमें दी गई हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने एक जनरल पॉइंट P मान लिया, यहां पर देखो हमने एक जनरल पॉइंट P मान लिया और इस P वेक्टर को मैंने R मान लिया, R, ठीक है। अब हमें R में, A में और B में रिलेशन चाहिए, बात समझे, बोलो। तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ऐसे। अब देखो ये R हो गया, तो OP वेक्टर बराबर क्या हो गया, OA प्लस AP, है ना। OP वेक्टर मतलब R वेक्टर, OA का मतलब A, है ना। अब देखो AP वेक्टर जो हो गया वो हो गया M टाइम AB वेक्टर, बात समझे। और AB वेक्टर को लिख सकते हैं OB माइनस OA, तो क्या हो गया, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो M इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो देखो ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन, जो कि दो पॉइंट्स A और B से जा रही है। A वेक्टर और B वेक्टर दो पॉइंट से पास हो रही है, तो इस लाइन का देखो ये इक्वेशन हो गया, R बराबर A प्लस M इंटू बी माइनस ए। और B कोई दो पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स उनके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, तो उससे लाइन का इक्वेशन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। लिखो जल्दी पहले इसको, है ना। मतलब देखो ये वही हुआ कि एक पॉइंट ले लिया और B माइनस ए क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर भाई AB वेक्टर। एक्चुअली B माइनस ए क्या है, देखो ये जो B माइनस ए यहाँ दिख रहा है ना, ये B माइनस ए क्या है, AB वेक्टर, और AB वेक्टर क्या हो गया, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। ये AB वेक्टर क्या है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है, बस समझे ना।
देखो जैसे कि मान लो अब यही अगर हम कार्टेशियन में निकालें कि मान लो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है x1 y1 z1 और एक पॉइंट क्या है x2 y2 z2। दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है और हमें कार्टेशियन में इक्वेशन चाहिए। तो देखो भाई ऐसा है ना, जैसे अभी हमने देखा वेक्टर इक्वेशन ये होता है, अगर दो पॉइंट से पास होता है तो वेक्टर इक्वेशन ये होता है। तो हम वेक्टर से भी निकालें और फिर कार्टेशियन में पहुंच सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में निकाल लें, वेक्टर से हम कार्टेशियन में जा सकते हैं, समझो, है ना भाई। देखो जैसे ए वेक्टर क्या हो गया, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, तो क्या हो गया x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप। और बी वेक्टर क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया x2 y कैप y2 j कैप z2 k कैप। तो देखो r वेक्टर क्या हो गया x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस m इंटू बी माइनस ए करोगे, b माइनस ए करोगे तो क्या होगा i ब्रैकेट में x2 माइनस x1 j ब्रैकेट में y2 माइनस y1 और k ब्रैकेट में z2 माइनस z1। तो देखो यहां से ये वही अपना a वेक्टर आ गया और ये वही अपना आ गया b वेक्टर, r बराबर a वेक्टर प्लस m इंटू बी वेक्टर, है ना। तो इससे पॉइंट मिलेगा, देखो क्या हो गया x माइनस x1 अपॉन, देखो ये a b c, क्योंकि v वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं वही तो a b c होते हैं। तो ये क्या हो गया x2 माइनस x1 और ये पॉइंट क्या हो गया y1, तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो देखो ये हम डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन ऐसे केस में डायरेक्ट लिख सकते हैं, या पहले वेक्टर में निकाल के फिर हम 3D पे जा सकते हैं, बात बराबर है। जैसे देखो वेक्टर 3D पर पहुंच गया, ये हो गया पॉइंट x1 y1 z1 और देखो ये हो गया पैरेलल वेक्टर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। देखो ये वही ए बी सी लाइन का पैरेलल वेक्टर और ये हो गया पॉइंट, है ना। तो कैसे भी हम कर सकते हैं, पहले वेक्टर में निकाल लें फिर यहाँ पहुंच जाए, या डायरेक्ट ही हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में ले सकते हैं। लिखो पहले ध्यान से बच्चों इसको, है ना। तो ये हम लोग बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालना सीख रहे हैं। पहला वाला केस क्या था, एक पॉइंट दिया था, पैरेलल वेक्टर दिया था r बराबर a प्लस m इंटू बी। यहाँ पर क्या है दो पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना। तो पहले वाले में एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर था, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, समझो ध्यान से। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points 2i plus j minus k and 3i plus 2j plus 3k। ये दो पॉइंट्स है मान लो, ठीक है। इनसे पास होने वाली लाइन का एक क्वेश्चन चाहिए। तो देखो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में निकालें तो क्या होगा, देखो मान लो ये हमारा a वेक्टर है और मान लो ये b वेक्टर है, तो क्या होगा बोलो r बराबर a प्लस m इंटू बी माइनस ए, ठीक है। तो क्या हो गया बोलो r बराबर a का मतलब देखो ये 2i प्लस j माइनस k और m इंटू बी माइनस ए। देखो b माइनस ए करोगे तो क्या मिलेगा i और प्लस का j और प्लस का 4k, ठीक है। m प्लस b माइनस ए, b माइनस ए, ये हो गया। तो देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो जैसे हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया, अब यहां से कार्टेशियन में जा सकते हैं। दो कैसे, ये क्या बताएगा
ये बताएगा पॉइंट को, पॉइंट क्या है 2 1 -1, ये वही x1 y1 z1। और ये क्या बताएगा बोलो पैरेलल वेक्टर, क्योंकि ये देखो वही फॉर्म आ गई ना, r बराबर a प्लस m इंटू बी वेक्टर। तो a वेक्टर बताता है पॉइंट को और b वेक्टर बताता है पैरेलल वेक्टर को। तो ये 1 1 4 ये बताएगा हमको क्या बोलो dr है ना पैरेलल वेक्टर। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो देखो ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में। देखो ये पॉइंट है 2 1 -1 और ये पैरेलल वेक्टर है ना abc। तो ये x1 y1 z1 और ये क्या हो गया abc। तो हमें x1 y1 z1 मालूम है और abc मालूम है, इसको हम सीधे वेक्टर से कार्टेशियन में ले आ सकते हैं। या देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो जैसे ये पॉइंट है, क्योंकि दो पॉइंट्स के ये पोजीशन वेक्टर हैं तो i j k के कोफिशिएंट कोऑर्डिनेट बता देंगे क्योंकि दोनों पोजीशन वेक्टर है ये। तो क्या मिला बोलो 2 1 -1, ये क्या हुआ, ये हुआ x1 y1 z1 पॉइंट। और ये क्या है बोलो 3 2 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x2 y2 z2। 2 1 -1 x1 y1 z1, 3 2 3 x2 y2 z2। ठीक है, अब देखो यहां से हमें डायरेक्ट इक्वेशन ये लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। बस समझे। तो x1 y1 z1, तो देखो क्या हुआ x माइनस 2 अपॉन क्या हो गया 1, x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो 4, देखो ये वही चीज आ गई। अच्छा एक बात और समझो इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं आप इसको a इसको b माने उल्टा भी कर सकते हैं, हालांकि वो इक्वेशन देखने में चेंज हो जाएगी लेकिन रहेगी वो वही। समझो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कोई बच्चा इसको a इसको b मान ले तो यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर उल्टा चला जाएगा, तो वो इक्वेशन देखने में उससे अलग लगेगी लेकिन है वो सेम लाइन की ही इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर भी मान लो मैं इसको x1 y1 z1 कह दूं और इसको x2 y2 z2 कह दूं तो उल्टा हो जाएगा चीजें, लेकिन वो इक्वेशन सेम ही है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जैसे कि मान लो अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको 3 2 3 को मैं मान लूं x1 y1 z1 और इसको 2 1 -1 को मैं मान लूं x2 y2 z2। तो समझो अब लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 तो -1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 तो -1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 तो -4। देखो अब ये देखने में इससे अलग है लेकिन है वही लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब दो अलग अलग देखने में इक्वेशन है लेकिन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। समझो ध्यान से, मतलब ये भी वही लाइन है और ये भी वही सेम लाइन है, दोनों सेम लाइन है समझो, लेकिन देखने में अलग है। हो सकता है ऐसा कि भाई आप जरूरी थोड़ी है x1 y1 z1 x2 y2 z2 ले लें, उल्टा भी ले लें, यहाँ पर भी इसको a मान लें इसको b मान लें तो ये भी वेक्टर फॉर्म भी देखने में अलग हो जाएगी लेकिन है वो सेम लाइन। समझ गए कि नहीं भाइयों बहनों, बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ये सब 3D का बेस है। 3D बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आगे भी जैसे आप ग्रेजुएशन में जाओगे वहां भी 3D को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2D तो बहुत कम रह जाएगा, सब कुछ 3D स्पेस में घूमोगे, स्पेस की यात्राएं करोगे। समझे बच्चों? तो लिखो जल्दी से। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग और बढ़िया बढ़िया मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप देखते रहिए हरिओम बाबा का HD मैथमेटिक्स। तब तक के लिए बाय बाय।